चलो हम लोग शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी का फर्दर टॉपिक। और इसमें हम लोग आपको लास्ट टाइम में इंटीग्रेशन का यूज समझाए थे, राइट। और इस संडे को टेस्ट तो हुआ ही नहीं, मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी हम लोगों की। और देखो नहीं, पार्टी तो कल थी ना। वो जो टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन बन के रख। मेरी मेहनत का क्या होगा भाई। हम जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें 2 टेस्ट कर देना तुम लोग। चलो एक ही देना, पोस्टपोन्ड हो जाएगा। चलो अब हम लोग ले रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का फर्दर यूनिट। अभी हम लोग ये समझने जा रहे हैं, देखो हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी समझ चुके हैं और उसके कंजर्वेशन पे कुछ कुछ क्वेश्चन लगाए हुए हैं, राइट। हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, हम लोग उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब कुछ कुछ टीचर्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में पढ़ा देते हैं। किसी किसी किताब में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉज ऑफ मोशन में ही दिया रहता है, कुछ कुछ किताबों में ऐसा नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक कॉन्सेप्ट आता है इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। तो वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट काइनेटिक एनर्जी। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर तक काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन होता ही नहीं है, वो तो हम लोग पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी में। इसीलिए हम इस टॉपिक को वहां से उठा करके यहाँ कराते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी का डिटेल पता हो तभी कर सकते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके इमीडिएट बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन। और कोलिजन समझना ज़रूरी है इन डिटेल। कोलिजन पे आपके बेसिक जो 11th ग्रेड के एकेडमिक्स होते हैं स्कूलों में, उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये इसको मारा, ये चल दिया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, दूसरा उसको हिट कर दिया, तो ये जा रहा है तो किस स्पीड से जा रहा होगा, ये जा रहा है तो इसकी भी स्पीड होगी। अगर ये इसको हिट किया तो ये तेज जा रहा होगा, हिट करने के बाद दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके बेसिक क्लासेस में। लेकिन आईआईटी या नीट में जो बच्चे अपीयर होंगे उनके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये वाला इसको हिट किया, हिट करने पे इसमें चिपक गए दोनों, अब दोनों साथ में जा रहे हैं, तो इस नए मास की वेलोसिटी क्या होगी। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। या फिर एक बॉम्ब जा रहा है, वो सिंगल बॉम्ब जा रहा है और वो ब्लास्ट हो गया, उसके 2 टुकड़े हुए, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर जो पहला केस था उसमें 2 मास कंबाइन हो रहे थे, जो दूसरा केस लिए बॉम्ब का उसमें एक मास था, वो स्प्लिट होकर 2 मास बन रहा था। तो यहाँ पे फ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलो करके देखते हैं ये चीज़ क्या है, कैसे काम करती है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, डोंट बी कंफ्यूज विथ मोमेंट, ठीक है। मोमेंट अलग चीज है, वो फोर्स इंटू डिस्टेंस से निकलता है। मोमेंटम अलग चीज है, वो टर्म से निकलता है। टर्म मतलब वेलोसिटी से निकलता है, मास से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर कोई भूल जाए फ्यूचर में कि सर मोमेंट और मोमेंटम में डिफरेंस क्या है, उसका सिंपल सा ट्रिक है। चलो कोई बात नहीं, एक ट्रिक हम बता रहे हैं। मोमेंटम, पहले मोमेंट बोल के देखो, मोमेंट टी बोल रहे हो, मोमेंटम बोलो, एम पे खत्म हो रहा है, मतलब वो मास इंटू वेलोसिटी है। मोमेंटम एम पे खत्म हो रहा है तो मास इंटू वेलोसिटी है। मोमेंट ये बेकार चीज़ है, मतलब ये फोर्स इंटू डिस्टेंस वाला सीन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी है। बात को समझना, एक बार आपने सर से ये पूछे थे कि सर ये बताइए, हमको मेरी नॉलेज थोड़ी कम थी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके हिसाब से वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये स्केलर है तो इसके हिसाब से ये स्केलर क्यों नहीं है। तो जब बड़े हुए तो समझ में आया कि हम कितना बेहुदा क्वेश्चन पूछे थे। उस समय हमारे सर हमको डांटे थे, बोले क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो। लेकिन हमको समझ में आता है कि कोई भी क्वेश्चन घटिया, बेहुदा, खराब, सिली नहीं होता। ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि उसको कितना आता है। अभी हमसे ये कोई पूछे आप लोगों में से कि सर ये वेक्टर तो ये वेक्टर है, लेकिन ये भी स्केलर है, स्केलर क्यों नहीं है, तो हमको डिटेल में पता है सब कुछ, हम आराम से स्मूथली इसका आंसर देंगे, गुस्सा नहीं होंगे। ज़्यादातर टीचर यही करते हैं ना, उनसे कोई क्वेश्चन पूछो तो वो तुमको डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, वो तुमसे उल्टा क्वेश्चन पूछ देंगे, ये आता है ये पूछ रहे हो,
तो देखो बेटा, वेक्टर क्वांटिटी अपने साथ में दो चीज रखती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मास जो है स्केलर है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इससे मिलकर के जो क्वांटिटी बनेगी उसके पास ये डायरेक्शन ऑटोमेटिक रहेगा, इसलिए जो आंसर आएगा उसके पास डायरेक्शन रहेगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। राइट, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था और हमको डांट दिया गया। गलती मेरी थी क्या? स्टूडेंट्स ऐसे ही होने चाहिए जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछें। हमको जितना आता है हम पढ़ा देंगे, कभी हमको जज करना हो कि सर को कितना आता है, तो वहां पे क्या काम करता है? क्रॉस क्वेश्चन। और अपने टीचर को जज करोगे तभी तो उसकी रिस्पेक्ट करोगे। टीचर को जज ही नहीं किए, लोग कहते हैं टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, किससे पूछें? पापा से पूछोगे क्या? पापा मोमेंटम यार वेक्टर क्वांटिटी दो पढ़ा करो, पैसा क्यों देते ट्यूशन का तुमको हम? अब देखो मोमेंटम मास सॉरी, ये जो मास है इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड है। अब ये मत समझना कि सर दो मैग्नीट्यूड हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली एक ही मैग्नीट्यूड बनेगा ना, तो मैग्नीट्यूड है इसके पास। इसका एक और मतलब बनता है, देखो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन मोमेंट का भी होगा। राइट, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मान लो कि हम इस मोमेंटम के साथ करेंगे छेड़छाड़, मतलब इसको हम चेंज करेंगे, तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आया कि जब वेलोसिटी बदलेगी तभी मोमेंटम बदलेगा। राइट, अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट आया कि जब मास बदलेगा तब भी मोमेंटम बदलेगा मैग्नीट्यूड में। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर मोमेंटम को बदलना चाहते हैं तो आप दोनों चीज में से किसी भी चीज को बदल दीजिए, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एनी वन यू कैन चेंज, मोमेंटम विल चेंज। अगर मोमेंटम को बदलना है दिशा या मान, दोनों में से किसी को बदल दो या दोनों को बदल दो। बेस्ट एग्जांपल मोमेंटम चेंज का दिशा के साथ, दिशा मतलब कोई फ्रंट डायरेक्शन वाली दिशा, दिशा के साथ आप छेड़छाड़ कीजिए। उसका एग्जांपल क्या है? कोई दीवार है, यहां पे आप बॉल फेंकिए, यहां से बॉल आ रही है, उसकी दिशा ये है, पर्टिकुलर दिशा, वहां टकराया, अब बॉल इधर जा रही है। ये मान लीजिए कि बॉल की गति में, बॉल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, 20 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब चेंज क्या हुआ? डायरेक्शन। एक बात और ध्यान रखना, जितनी वेक्टर क्वांटिटीज लाइफ में मिलोगे सारी की सारी उन सारों को तुम कंपोनेंट निकाल सकते हो, वेलोसिटी के, फोर्स के, मोमेंटम के, एक्सेलरेशन के, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज मिलेंगी। 12th क्लास में फील्ड्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखो पूरी फिजिक्स में 3 ही फील्ड पढ़ने हैं आपको। ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि हल्के में निपट जाता है, उसका ज़्यादा कंटेंट क्यों नहीं है पता है? वो किसी को आता ही नहीं है। पूरे फिजिक्स में स्टिल वन क्वेश्चन इज गोइंग ऑन, व्हाई डू वी हैव ग्रेविटी? ये तो है कि हाँ मास है तो ग्रेविटी है, रियलिटी किसी को नहीं पता आज तक कि आखिर ग्रेविटी है क्यों। तब तक उसमें आइंस्टाइन अपना एक अलग लॉजिक दे देते कि स्पेस जो है वो चादर की तरह है, उसमें कोई मास रखो, चादर नीचे हो जाएगा तो कोई मास से ढेर जाएगा उसके ऊपर, तो ग्रेविटी इज नॉट द रीजन अबाउट द मासेस। वो कहते हैं कि नहीं, स्पेस में कर्व है इसलिए ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे एक प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट भी हैं, वो ऐसा बना के रखे हैं, वो समझाए हुए हैं कि स्पेस में एक्चुअली ग्रेविटी नहीं है, जो चीज़ ऑब्जेक्ट रोल करता है, रोटेट करता है, वो ग्रेविटी से नहीं करता। लेकिन हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो न्यूटन की फिजिक्स पढ़ते हैं। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी या फिर कुछ और, तो वहाँ पर आप ना न्यूटन पढ़ेंगे ना आइंस्टाइन पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि आप अपना खुद का भी कुछ डेवलप कर सकें। अच्छा ये बात चल रही है तो आप किसी एक को सपोर्ट करेंगे, आइदर और दिस वन, आप उसमें रिसर्च करेंगे, फिर आगे कुछ नया निकाल देंगे, दोनों बेकार हैं, ये है नया, ठीक है। चलो देखो ये दीवार है, यहां से मास आ रहा है, मास आके यहाँ हिट किया, मास की स्पीड हम दे दिए 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना हम बोल रहे हैं स्पीड, हम नहीं बोल रहे वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड में अंतर पता ही है क्या? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का मतलब होता है कि स्पीड और डायरेक्शन एक साथ। तो अगर हम बोलें कि यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, बोलने दो, नो प्रॉब्लम, मास टकराया, मास वापस चला गया, हम ये बोल रहे हैं कि ये थीटा और ये थीटा बराबर है, एंगल बराबर है। अब यहां से बोले कि ये वेलोसिटी सेम है, कैन आई से दिस? नो आई कांट। व्हाई? डायरेक्शन चेंज है, क्योंकि यहां से तो वेलोसिटी जो आ रही है उसकी दिशा इधर है, लेकिन यहां से दिशा इधर है। अब देखो दिशा इधर है। इफ आई वांट टू फाइंड आउट डायरेक्शन चेंज, कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे थीटा ये डायरेक्शन था, यहां पे डायरेक्शन ये है, इतना चेंज हुआ भाई, इतना चेंज हो गया वेलोसिटी। देखो
वेलोसिटी, हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम टीचर हैं, किसी चीज पर बात कर सकते हैं, यहां पर हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। वेलोसिटी में देखो ये v1 वेलोसिटी इधर जा रही थी, ये v2 वेलोसिटी हो गया भाई, क्यों? डायरेक्शन चेंज हो गया ना। अगर मान लो हम इसको बोलते हैं ये 20 है और ये भी 20 है, तो ये जो 20 बता रहे हैं ये स्पीड बता रहे हैं, वेलोसिटी नहीं बता रहा है। अब हम चाहते हैं ये पता करें कि v1 वेलोसिटी 20 थी, v2 वेलोसिटी का जो स्पीड है वो 20 है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, इसको कैसे बताएंगे? हाउ कैन आई फाइंड चेंज इन वेलोसिटी? इसका सीधा मतलब है आप लोगों को वेक्टर में अभी भी प्रॉब्लम है। जब भी दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना होता है तो हम लोग उसके लिए एक लॉ यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। हम उस पहले इस चीज को यहां पे ब्रेक करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, नहीं तो फिर सारा गेम खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं पैरेललोग्राम के बारे में एक खास बात। मान लो ये डायग्राम तुम कई जगह देखे होगे, एक वेक्टर यहाँ पे P मान लो, एक वेक्टर यहाँ पे Q मान लो, लोग बोलते हैं यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, डॉटेड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, तो इसको तुम रिजल्टेंट वेक्टर R बोल दो। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो R वेक्टर की जो वैल्यू होती है उसका मैग्नीट्यूड वो ये टैरो की लंबाई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बेटा? वेरी गुड, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा से मैग्नीट्यूड निकलता है इसका। लेकिन अगर मान लो हमको ये लेंथ निकालना है तब तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। आप लोगों को ये चीज कभी डिस्कस नहीं की गई, अब कैसे होगा? ये चीज कैसे निकलेगी? यहां से यहां तक का लेंथ, चलो हम बता दिए कि यहां माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा, तो वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो वेक्टर्स का सम, तो यहां माइनस कर दोगे ये निकल जाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा दो वेक्टर्स का, ठीक है, डिफरेंस। अब उसको यहां पे तुम फील कैसे करोगे? कल जब पापा स्पीच दे रहे थे तो वो बोले थे समथिंग नैनी बोल रहे थे कि मतलब आंख से देखो, उस पर ही मतलब बिलीव करो, विश्वास करो। तो हम तुमको क्योंकि देखो एक और बात है, अर्जुन को भी तभी बिलीव हुआ कि सारी बातें सही हैं जब कृष्ण जी उनको दिखाए सब कुछ, नहीं तो अर्जुन को बिलीव नहीं था। उनकी बात वो कहाँ मान रहे थे? अर्जुन जी नहीं मान रहे थे ना कृष्ण जी की बात। फिर कृष्ण जी अपना सब अपना आकार बड़ा कर दिए, जैसे पिक्चर में लोग देखें, आकार बड़ा कर दिए, सब दिखा दिए, देखो ऐसे होता है। तब आ जाके मतलब पहले अर्जुन जी देख लिए, अच्छा हाँ ये सही में भगवान है, तब वो माने कि हाँ ठीक है। कई सारे लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग को वो याद होगा ना, रामायण में जब वो टूट गया था धनुष, राम जी तोड़े नहीं थे, छुए थे, निपट गया था। परशुराम जी आ गए फरसा लेके, बोले क्षत्रियों का विनाश किया है, ये किया है, वो किया है, तांडव किया अपना थोड़ा सा, तब तक उनको दर्शन हो गया किसका? राम जी का। वो समझ गए अच्छा राम जी जो दिख रहे हैं एक्चुअली वो नहीं है, प्रभु बोल के निकल गए। यार वो मोमेंट कितना बढ़िया है ना, रामायण में देखे हैं, राम जी इतने कूल हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि प्रभु हम तो आपसे हैं, आपका नाम परशुराम है, हम तो सिर्फ राम है। क्या बोले हैं वो। और लक्ष्मण जी का संवाद गजब है, हम अक्सर यूट्यूब पे उसी को प्ले करते हैं। लक्ष्मण जी का संवाद जब परशुराम से होता है, मैंने ये किया वो किया, वो बोलते हैं ठीक है ना, या आप कैसे हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, आपने यही किया है, जानता हूं मैं आपके बारे में, ठीक है। वो कहते हैं कौन है ये बालक, ये है वो है। तो फिर राम जी आते हैं, कहते हैं कि अरे प्रभु माफ कर दीजिए, छोटा भाई है, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं ऐसे। वो यार राम जी कितने कूल है उस मामले में। और हमको रामायण का एक और चीज अच्छा लगता है, वो ना राम जी की शादी हो रही होती है तो उनके जो पिताजी होते हैं तो वो आते हैं दशरथ जी, तो शायद जनवासा जानते हैं आप लोग, शादी के पहले थोड़ा सा आके रुकता है बारात, तो हमको ठीक से याद नहीं है लेकिन शायद ये सीन जनवासा का है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे वो उनके लिए सॉरी अगर हम गलत बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि जनवासा में वो लोग दशरथ जी आते हैं तो राम जी उनका पैर दबा रहे होते हैं। तुम लोगों को ये सीन याद है? राम जी दशरथ जी का पैर दबा रहे होते हैं और दशरथ जी राम जी की तारीफ कर रहे होते हैं कि राम तो कितने बड़े हो गए, यहाँ पे तुम ये कर दिए, वहाँ पे तुम वो कर दिए। तो ना राम जी कह रहे होते हैं कि वो शर्मा रहे होते हैं राम जी, क्योंकि उनके पापा की तारीफ कर रहे होते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि दशरथ जी कि पापा हम कहाँ कुछ किए, जितना आप किए हैं, आप तो मतलब तीनों लोगों तक आप विजय हासिल किए हैं, क्या क्या सारी बात। वो इतना बढ़िया संवाद है पिता और पुत्र के बीच का, देखना कोई मज़ा ही आ जाएगा। हाँ बेटा आ जाओ।
हाँ तुम आओ आओ जल्दी आओ। अभी हम लोग देखते हैं कि ये फिजिकली समझते हैं कि आखिर ये कैसे डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम वही करते हैं, पहले जान लो तब माना करो, ऐसे नहीं मान लिया जाता। अब इसमें कुछ लोग कुतर्क देखते हैं कि सर जी क्यों नहीं, आपके पापा का नाम तो ये था, आप देखेंगे उनको, ये कुतर्क हो जाता है फिर। अब देखो हमको निकालना है, मान लो P माइनस क्यू वेक्टर के फॉर्म में निकालना है, तो ये वेक्टर P वेक्टर Q है। अब ये वेक्टर P कहाँ है, वेक्टर P तो यहाँ है। अब वेक्टर Q कहाँ है, वेक्टर Q तो यहाँ है, वेक्टर Q यहाँ है, रिजल्टेंट इसका R है। ये इसका रिजल्टेंट R क्यों है, क्योंकि इसको जोड़ा गया था। हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये लाइन को माइनस से निकाल सकते हैं तो ये लाइन P माइनस क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे कर रहा है। उसके लिए हम लोग देखेंगे एक सिंपल सा लॉजिक, हम वेक्टरवा को उल्टा कर देंगे। अब वेक्टर को उल्टा कैसे किया जाता है, वेक्टर को उल्टा करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका, देखो चुपचाप इसको एरो चेंज कर दो। अगर ये एरो तुम चेंज कर दिए तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे इसको करो, ठीक है। अब इसको यहां से जोड़ो तो ये रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर जो होगा वो P माइनस क्यू रिप्रेजेंट करेगा। आई होप यू गाइस कैन सी, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, राइट। और दूसरी बात, अगर इस दिशा में ये Q है वेक्टर, तो इसके ठीक अपोजिट दिशा में ये वेक्टर माइनस Q होगा। यहां पे कोई दिक्कत हुई। अगर मान लो हम इसी वैल्यू को इस फॉर्मूले में डालें, R इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि P में तो कोई चेंज नहीं है, प्लस माइनस क्यू स्क्वायर, इसमें चेंज था इसीलिए माइनस लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको उल्टा कर दिए हैं, प्लस 2 प्लस P माइनस क्यू, तो यहां माइनस कर दो, राइट, 2PQ cos थीटा। तो इसीलिए जब माइनस कर दोगे तो वो इस रेक्टेंगल का छोटा वाला विकर्ण बताएगा। विकर्ण को ज्यादा हिंदी हो गया ना, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं, लेकिन जब बात आ जाए इसकी ना तो उस कंडीशन में उनको विकर्ण कहते हैं, ठीक है। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, इतना हिंदी बोलने का तो फ्रीडम है हमको। P स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस लगा दो। अब बात समझ में आ गई, जब भी यहाँ पे प्लस लगा रहेगा तो वो बड़ा वाला साइड बताएगा, माइनस का छोटा। अब सुनो, ये चीज यहाँ यूज किया गया है ना, ये जियोमेट्री में भी यूज होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें यूज होगी, मैथ में भी कहीं पर आपको अगर ऐसे दिख जाए, पैरेललोग्राम ऐसे दिख जाए, बेटा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर ऐसे रेक्टेंगल दिख जाए तो इसमें मान लो ये एंगल दिया हुआ है, मान लो ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, और आपको ये लेंथ निकालनी है तो इसका यूज कीजिए, ये लेंथ निकल जाएगा। और अगर ये लेंथ निकालनी है माइनस कर दीजिएगा, वो लेंथ निकल जाएगी। तो ये चीज यहां भी लग जाएगी, फिजिक्स में भी और ज्योमेट्री में भी लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और पढ़ाना चाहते हैं इसमें कि जो हम बॉल यहां से यहां फेंके थे और उधर टर्न हुई थी, उसमें मोमेंटम चेंज कैसे दिखाया जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज दिख रहा है। अगर हमको v1 की वैल्यू पता है, v2 की वैल्यू पता है, अब यहां पे कंफ्यूजन है, v1 वेलोसिटी है, v2 भी वेलोसिटी है। ध्यान रखना, यहां पर जो p स्क्वायर और q स्क्वायर होता है ये वेक्टर फॉर्म में नहीं होते, ये उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड होते हैं। कई बुक्स में इस फॉर्मूले को यहां पर मॉड लगा के लिखा होता है, राइट। इसका मतलब है कि हमको ऑलरेडी v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 पता है, v2 का मैग्नीट्यूड 20 पता है, और उनके बीच का एंगल अगर पता चल जाए तो हम यहां पे प्लस डाल के थीटा आंसर निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो ये एंगल किताब में दिया रहेगा, सवाल में दिया रहेगा, राइट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके ये निकालेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आया जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आया। अब एक और क्वेश्चन आता है, मोमेंटम में चेंज आया है अगर, तो कोई ना कोई समय लगा होगा ना उसको आने में। एक और कंट्रोवर्सी बता रहे हैं आप लोगों को, साइंस में जानना चाहिए। कुछ लोग कंट्रोवर्सी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसका आंसर 10⁻⁸ सेकेंड है। हम बताते हैं हम किस चीज का आंसर बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अभी भी कंट्रोवर्सी मानते हैं, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, मान लो इससे फेंके ये नीचे आ गई, तो जब ऊपर फेंके थे तो वेलोसिटी वेक्टर अपवर्ड था, जब ये नीचे गिरने लगा तो वेलोसिटी वेक्टर डाउनवर्ड हो गया। तो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर से नीचे हुआ है तो कुछ तो टाइम लगा होगा, तो वही कंट्रोवर्सी थी कि कितना टाइम लगा, राइट। तो कुछ लोग कहते हैं 10⁻⁸ सेकेंड लगता है, ठीक है। गूगल पे भी कुछ ना कुछ डेटा चेंज होता रहता है किसी किसी वेबसाइट पे। अच्छा,
अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि ये कितना टाइम लगता है तो तुम लोग बोलना सर सुने हैं कि इतना लगता है, श्योर मत होना इस पर। और वैसे भी ये क्वेश्चन IIT या आपके एजुकेशन में आएगा नहीं, बस हम एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी और है जो सिमिलर है, वो कंट्रोवर्सी क्या है, जब जो शेल होते हैं, शेल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल होते हैं। आप लोग केमिस्ट्री और मॉडर्न फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ेंगे 12th क्लास में, 11th में तो पढ़ चुके होंगे शायद। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो अपने शेल से जंप करके हायर शेल में जाता है एंड देन इलेक्ट्रॉन विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेल, बट आफ्टर हाउ मच टाइम। यहां कंट्रोवर्सी है। वो जाएगा तो जाने के बाद वो वहां से वापस आएगा और उतने ही एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। मान लो कि अगर कोई न्यूक्लियस है, इसका एक शेल ये है, एक शेल ये है, मान लो इस शेल की एनर्जी -0.3 मान लीजिए इसको EV कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके ठीक ऊपर वाले शेल की एनर्जी 0.07 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया तो इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल का डिफरेंस है ना भाई, डिफरेंस है ना। तुम देखो ना नंबर सेम नहीं है तो डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन को जब वो डिफरेंस, मान लो इसको और सिंपल कर देते हैं, नहीं तो ऐसे हम ही नहीं काउंट कर पाएंगे कितना उसमें वैल्यू आ रहा है, और इजी करते हैं। मान लो सिंपल ये 1 वोल्ट है, नहीं वोल्ट नहीं, जूल कर दो इसको, और ये 3 वोल्ट है, तो एनर्जी गैप कितने का है, 2 वोल्ट का है। जूल, 1 जूल है, 3 जूल है। अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को हम 2 जूल और दे दिए तो ये जंप कर जाएगा हायर शेल में। चलो हायर शेल में यहाँ जंप कर यहाँ चला आया। जब ये जंप करके यहाँ पहुंचेगा उसके बाद ये बैक टू होम भी होगा, बैक टू पवेलियन। जब ये वापस आएगा, वापस आते समय ये एक फोटोन प्रोड्यूस करता है। उस फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको h न्यू से दिखाया जाता है, और ये जो h न्यू की वैल्यू होगी वो 2 जूल होगी। क्यों? क्योंकि जितना एक्स्ट्रा मिला था वही निकल जाता है, राइट। तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो यहां पर मोमेंटम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो मास से तो वो हुआ मोमेंटम। तो चेंज इन वेलोसिटी को अगर तुम मास से मल्टीप्लाई करो तो चेंज इन मोमेंटम आ गया। वो मोमेंटम कितनी देर में चेंज हुआ था, अगर वो टाइम पता चल जाए तो तुम डिवाइड कर दो उस टाइम से। तुमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू फोर्स, तो फोर्स भी आ जाएगा। एनीवे दिस इज द टॉपिक फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन। हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ चेंज इन मोमेंटम निकालते कैसे हैं उसको देख रहे हैं। अभी आगे एक चैप्टर है जिसमें लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, तो उसमें भी इसको मिक्स करके IIT मेंस और नीट में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो नए बच्चे हैं आपको यहाँ पर 11th क्लास का एकेडमिक्स तो कवर कराया ही जाएगा, साथ में आपको नीट और IIT की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको जो चूज करना होगा आप चूज कर लेंगे, आइदर नीट और IIT, और उसके बारे में जो गाइडेंस होगा वो आप हमसे डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए। और देखो मोमेंटम हो गया, चेंज इन मोमेंटम भी कैसे निकलेगा समझ में आ गया। उसका सिंबल देख लेते हैं। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, उसका मोमेंटम P1 वेक्टर है, और फिर वो बॉल इधर चला गया, उसका मोमेंटम P2 वेक्टर है, तो जो चेंज आया है उसको हम डेल P वेक्टर बोलेंगे। इसको लिखेंगे P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। अब इसी को निकालने का तरीका अभी हम समझाए थे वेक्टर के फॉर्म में। जब आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख करके नोट्स बनाएंगे तो उसमें से फिर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम लोग एक और चीज समझते हैं, ये वेक्टर के फॉर्म में, ये वेक्टर के फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब ये हुआ कि पहले आप इसको घटाइए, जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन और करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक्स में भी आ सकता है, और IIT नीट का तो फेवरेट टॉपिक है ये। यहां पर एक तिरछा सा कोई लकड़ी का कुछ लगा हुआ है या सॉलिड ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, यहां से कोई बॉल आ रहा है जो 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। वो यहाँ पे टकराया और बिल्कुल यहाँ चला गया इधर की तरफ, ठीक है। अब देखो ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री है। हमारा काम ये है, उधर भी गया तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से उधर गया। जो ऑब्जेक्ट इधर आया था उसका मास 1 kg है, और जब ये उधर गया उसके मास में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है, उसका मास अभी भी 1 kg है।
हमको ये फाइंड करना है कि रेट मतलब मोमेंटम में कितना चेंज आया, ठीक है। अब मोमेंटम में चेंज निकालने के दो आसान तरीके हैं। एक तरीका वो जो हम बताए हैं, दूसरा तरीका वो जो कंपोनेंट डिवीजन से लगता है, ठीक है। तो अभी जो हम बताएं पहले उससे सॉल्व करते हैं। देखो, हाँ, तो बेटा डायरेक्शन का चेंज आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड चेंज आ रहा है, 20 से आ रहा है 20 से जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो उसको समझते हैं कैसे, उसके लिए निकालेंगे। देखो, आप लोग ऐसे निकालिए, वेक्टर P2 सॉरी चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। अब हम लोग P2 वेक्टर की वैल्यू खोजेंगे। तुम लोग को याद है जब हम काइनेमेटिक्स करा रहे थे, जहाज वाला सवाल दिए थे, उसमें I, J, -J ये सब समझाए थे, वैसे ही करेंगे। इधर की दिशा में वेलोसिटी है ना बेटा, ये दिशा कौन सी होती है, माइनस आई। एक कॉन्सेप्ट को समझो नए बच्चे, किसी भी संख्या में अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा आंसर वेक्टर बन जाता है। तो इधर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो -i होता है, -x की दिशा में, और x वाला +i होता है, ऊपर का +j, नीचे का -j, राइट। ओके, फिलहाल इधर जा रहे हैं, बॉल इधर जा रही है, इधर तो -i है, बॉल कितने से जा रही है, 20 से जा रही है, तो 20 में -i से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर बन जाएगा। तो वेलोसिटी, स्पीड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी बन जाएगा। वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम बन जाएगा। तो 1 का मास है, -i डायरेक्शन है, 20 तुम्हारा वैल्यू है। ये पूरा क्या है, ये पूरा P1 मोमेंटम है जिसकी दिशा मेंशन है। ये पूरा क्या है, V1 वेलोसिटी है जिसकी दिशा मेंशन है, राइट बेटा। ये P1 का वैल्यू आ गई। अब P2 पे बात करो, P2 पे बात करो। P2 किस दिशा में जा रहा है, J दिशा है। दिशा का यूनिट वेक्टर होता है, उस यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेलोसिटी बन जाएगी या मोमेंटम बन जाएगा। अब हम लोग P2 की बात कर रहे हैं, P2 का फॉर्मूला होगा mv2, मास की वैल्यू होगी 1, v2 की वैल्यू होगी आपका जो यूनिट वेक्टर है और जो स्पीड है j कैप 20 माइनस, ये कॉपी कर दो। एक्चुअली यहां पर भी तुमको ऐसे ही लिखना चाहिए था, मास इंटू v1 लिखना चाहिए था, और उसके बाद यहाँ पे माइनस करके मास की वैल्यू 1, दिशा जो थी वो -i थी 20। अब जरा इसको ओपन करके देखो, 20 j कैप प्लस माइनस प्लस, ये माइनस 20 i कैप। बेटा देखिए, अगर वो आंसर IIT में या नीट में वेक्टर फॉर्म में पूछते हैं तो ये आपका आंसर होगा, लेकिन अगर वो इसका मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको पता है कैसे निकलता है। कैसे निकलता है भाई, वेरी गुड, अंडर रूट में डेल मतलब डाल के इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, सिंपल। और बताए हैं जब दोनों सेम हों तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आंसर बोलो, 20√2 जब दोनों सेम होते हैं तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 20√2 बोल दो आंसर, तेज, एकदम तेज। अब देखो क्या करना है, इसी चीज को ऐसे ना करके जो हम वो कॉन्सेप्ट बताए थे उससे भी कर सकते हैं। आपको वेक्टर का डिफरेंस निकालना है, इससे भी निकल सकता है आराम से अगर आप यहाँ -साइन यूज करें तो, लेकिन आपको ये फॉर्मूला लगे कैसे, इसमें सोचना होगा। खुद से सोच के देखिए कि क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि P1 और P2, P1 इधर था, P2 इधर था, तो P1 P2 के बीच का एंगल दिख रहा है क्या आपको, 90 है। कैसे पता 90 है भैया, P1 हमारा इधर जा रहा था, P2 इधर जा रहा था, ये P1 ये P2। अब P1 P2 के बीच का एंगल अगर दिख रहा है हमको 90 साफ, तो मेरा काम हो गया आसान। कैसे आसान हो गया, cos 90 0 हो गया, ये लास्ट का यहां से यहां तक का टर्म खत्म, अब यहां प्लस है माइनस है, मैटर ही खत्म। क्या बचा, सिर्फ ये स्क्वायर बच गया, तो ये 20 और 20 बचा है ना, वही तो देखो कितना तेज आ गया आंसर। बेटा कोई दिक्कत हुई आप लोगों को, आपको बेटा
नए नए हैं थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो बस इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और YouTube वीडियो देख करके अपने आप नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। और अभी हम जल्दी में हैं।